डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये एक डिमांड वीडियो है। मेरे स्टूडेंट जो बीएचयू रेट एग्जाम देना चाहते हैं, रेट मींस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उनकी रिक्वेस्ट थी कि वो पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किया जाए। वो कोई मुझे पेपर अवेलेबल नहीं करा पाए। मैंने नेट पे खोजा तो इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि इसकी अपनी साइट है बीएचयू रेट की, और उसमें मेंशन भी है कि पास्ट ईयर पेपर हैं, लेकिन जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है। इट्स वेरी पिकुलियर। एक मुझे केवल पेपर मिला 2019 का, बहुत मुश्किल से। उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि आंसर टिक किया हुआ था, तो उसको डिस्प्ले करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने वो आंसर छिपाया है और उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम भी लगा है। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा इंडेवर है, और मुझे लगता है कि मेरे सभी स्टूडेंट को, चाहे वो यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हो या पीजी एंट्रेंस टेस्ट की, इस वीडियो से बहुत फायदा होगा, क्योंकि काफी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन बीएचयू रेट 2019 पेपर एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आंसर छिपाने के लिए मुझे ये एनिमेशन करना पड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर मैंने छोड़ दिया है उसको कॉपी पेस्ट में। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, एक दो बातें मैं बता दूं। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि 100 क्वेश्चन है। मैंने मार्किंग नहीं देखा, शायद 2 मार्क्स हैं। उसमें से 40 जो हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं, आर ए हैं, और 60 सब्जेक्ट के हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस के। 60 क्वेश्चन का यदि आप देखेंगे लेवल, तो करीब इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन अरबिट हैं या डिफिकल्ट हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन के आसपास हैं, ऑल ऑफ मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, यदि मेरे जैसे मैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आप इसमें मिनिमम जो है 50 मार्क्स लाएंगे आउट ऑफ 60, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा कहना है। दूसरा ये है कि इसमें कुछ एरर हैं, जैसे होते हैं एक दो क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर है, और एक दो क्वेश्चन प्योर आर्बिट है जिसको हम लोग बिल्कुल छोड़ देंगे। अब विद दिस, और बाकी क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड और बहुत यूजुअल, और जो हर एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सबको फायदा भी होगा। Who of the following is called the prophet of an empty liberty and an abstract individual? हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्त स्वतंत्रता अमूर्त। एनीवेज, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है। मतलब खाली ढिंडोरा, एम्प्टी लिबर्टी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो जो सब्सटैंशियल नहीं है, कुछ देता नहीं है। तो ये जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत आर्बिट नहीं है। ये अर्नेस्ट बार्कर ने जो है जेम जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी के बारे में कहा था। आपको पता है कि जेएस मिल जो है लिबर्टी के चैंपियन माने जाते हैं। ऑन लिबर्टी बुक उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने अदर रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग, हार्म प्रिंसिपल, ये सब दिया, और लिबर्टी को क्यों जो है अक्षुण्ण रखना चाहिए या प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बहुत सारे उन्होंने आर्गुमेंट दिए। लेकिन ये सारे आर्गुमेंट जो है वो निगेटिव लिबर्टी के लिए हैं, यानी कि मुझे छोड़ दो, कुछ भी करने से स्टेट या सोसाइटी आड़े ना आए। अर्नेस्ट बर्कर जो हैं, वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। वो उस ट्रेंड के हैं जो कि टी एच ग्रीन हैं, बॉसन क्वेट हैं, जी डी एच कोल हैं, उसके हैं, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी के तरफ। मतलब वो लिबर्टी जो आपको कैपेबिलिटी देती है, जो आपको कुछ चीजें देती हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, ना कि केवल आपको लेसेज फेयर, आपको कुछ करने के लिए छोड़ देती है। वो निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो अर्नेस्ट बार्कर ने ये क्रिटिसाइज करते हुए इनके निगेटिव लिबर्टी के थॉट को, जेएस मिल का, उनको जो है प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी बोला। प्रोफेट मतलब उसके लंबरदार कह लीजिए, सिरमौर, एम्प्टी लिबर्टी के सिरमौर हैं। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए मेयर मिथ? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आपको इसको पढ़ के लग गया होगा कि अंबेडकर टाइप की बातें हैं। यहाँ पे जो है ये जो इक्वलिटी भी जो है, जिसको बोलते हैं ना एम्प्टी इक्वलिटी, यहाँ एम्प्टी लिबर्टी है। जो पॉलिटिकल लिबर्टी या पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है कि आपको वोट देने का अधिकार है, वो भी एम्प्टी लिबर्टी है। जो अंबेडकर कहते हैं ना कि लाइन में जब आप खड़े हैं वोट देने के लिए, तो एक सर्वेंट और एक जो मिल का मालिक, दोनों को एक वोट है, और दोनों बराबर हैं। लेकिन लाइन से बाहर निकलते ही क्या वो सर्वेंट जो है वो उस करोड़पति मिल मालिक के बराबर है? तो इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है, उसके बगैर पॉलिटिकल लिबर्टी एक मिथ है।
तो ये जो कहने वाले हैं वो जीडीएच कोल हैं। अब जीडीएच कोल जो हैं वो लगभग अर्नेस्ट बार्कर के ही समय के हैं। इनका टाइमलाइन आप देख सकते हैं। ये सपोर्टर थे फैबियन सोशलिज्म के, और इन्होंने प्रपोज किया था, प्रोपाउंड किया था गिल्ड सोशलिज्म। ये अनदर क्वेश्चन बन सकता है मेरे वो स्टूडेंट जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इवन ये पूछा सकता है कि हु प्रोपाउंडेड गिल्ड सोशलिज्म। तो जीडीएच कोल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सोशलिज्म के तरफ इनका है, लेकिन ऑफ कोर्स फैबियन सोशलिज्म कोई बहुत ही रिवोल्यूशनरी या मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रपोजल for proportional representation system was first presented in British Parliament by। ये क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं है क्योंकि टिक मारा हुआ है। यदि आप नाम देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। थॉमस हेयर जो है वो ब्रिटिश लॉयर थे, एमपी थे, एंड ही वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि इसको हम लोग एसटीवी कहते हैं, वो वेरिएंट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो हेयर इसलिए इतना फेमस हुए कि मैंने आपको जेएस मिल पढ़ाया, उन्होंने हेयर सिस्टम को एडवोकेट किया था कि ये सिस्टम लाना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं। Who said imperialism is the highest stage of capitalism? ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ऑफ्ट रिपीटेड है। ये एक बुक लेनिन ने लिखी थी 1917 में, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो कैपिटलिज्म का जो एक सबसे ऊंचा जो एक स्टेज है वो इंपेरियलिज्म के फॉर्म में आता है, जो अभी भी कई लोग कह सकते हैं कि वो है, जैसे अमेरिका की इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब जब आप कंट्रोल करते हैं किसी दूसरे नेशन स्टेट को, दूर से ही, कोई वहां जाके आप कॉलोनी नहीं बसाते हैं, लेकिन आपकी ऐसी हेजोमनी होती है, ऐसा एक तरह का वर्चस्व होता है कि वो कंट्री आपके आधिपत्य में लगता है, ये इंपेरियलिज्म है। यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वामे निकुरमा, अभी जस्ट पीआईएसएम में पूछा गया जेएनयू में, कि नियो कॉलोनिज्म जो है उन्होंने किसने टर्म किया, क्वाइन, ये टर्म किसने क्वाइन किया? ये निकुरमा ने किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था कि नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म। अब यहाँ देखिए कैसे रिलेटेड है। इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म इज नियो कॉलोनिज्म। मेनी पीपल से कि अभी जो नियो लिबरल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है वो नियो कॉलोनिज्म का प्रतीक है, जहां पे कि एक्चुअल आप कॉलोनी नहीं बनाते हैं, लेकिन जो डेवलप वर्ल्ड है उसके हम लोग, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, एक कॉलोनी के तरह ही जो है आते हैं, जहां से कि वो कच्चा माल ले जाते हैं, चीप लेबर ले जाते हैं, और हाई टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं काफी ज्यादा वैल्यू एडेड, वो हाई प्राइस पे बेचते हैं। वो ऐसा तो हो ही रहा है अभी भी, तो वो ये भी इसको याद रखिए। ऑन व्हाट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फैसिज्म एंड कम्युनिज्म आर ऑफ सेम ओपिनियन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गेस कर सकते हैं, इसलिए इजी है। देखिए, फासिज्म जो है, यदि आप स्पेक्ट्रम पे देखें लेफ्ट राइट के, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स में यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि लेफ्ट जो है कम्युनिज्म से जुड़ा जाता है, राइट जो है फासिज्म से जुड़ा जाता है। राइट जो है वो बेसिकली कल्चरल नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट जो थॉट होती है, सन ऑफ द सॉइल, उस टाइप की थॉट। इकोनॉमी में राइट जो है बहुत लिबरल होते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन को अपोज नहीं करते हैं। लेफ्ट जो है वो इकोनॉमी में तो लिबरल हैं, सॉरी, इकोनॉमी में वो लिबरल नहीं है, बहुत कंजर्वेटिव हैं। मतलब वो स्टेट का वर्चस्व चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर जो है वो उसका ज्यादा रोल होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मामलों में लेफ्ट जो है काफी लिबरल होते हैं, वो दकियानुसी नहीं होते हैं। तो अब यदि आप देखें तो कम्युनिज्म जो है एक्सट्रीम लेफ्ट है और फासिज्म जो है एक्सट्रीम राइट है, लेकिन दोनों जो कन्वर्ज करते हैं कि दोनों टोटलिटेरियन है। तो टोटलिटेरियनिज्म में मतलब दोनों जो ने जो स्टेट बनाया, जो हिटलर का जो स्टेट था वो भी टोटलिटेरियन स्टेट था, यानी कि वो अपने सिटीजन के हर मामले में दखल देता था, वो कैसे जिए, कैसे सोचें, कैसे कपड़े पहने, कैसे खाएं। और जो कम्युनिस्ट स्टेट था यूएसएसआर का या कम्युनिस्ट वर्ल्ड का, वो भी टोटलिटेरियन स्टेट था। तो टोटलिटेरियनिज्म में दोनों जो है मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक बुक को आप याद रखें, ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, आना आर्डेंट का। ये बुक बहुत फेमस है, इन्होंने ह्यूमन कंडीशन पे भी लिखा है
बुक का नाम है ह्यूमन कंडीशन। ये दो बुक जरूर हाना आरेंट का याद रखिए। ये एक ज्यूइश लेडी थी, पॉलिटिकल थिंकर थी, बहुत फेमस, जिन्होंने एक और बात कही थी जो कई एग्जाम पूछा जाता है कि पावर जो है वो पावर ओवर नहीं है किसी के ऊपर आपका पावर, पावर इज वर्किंग इन कंसर्ट टुगेदर। जब आप मिल करके स्पीच कम्युनिकेशन से को क्रिएट करते हैं तो वो पावर है। तो ये आना आर्डेंट का आपको ये दो चीजें तीन चीजें याद रखनी चाहिए, कहीं कहीं यूज हो जाएगा इस बुक को भी। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे जो है वो ग्रेट थिंकर आ जाते हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में इनको पूछा जाता है। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने अर्नेस्ट बार्कर के बारे में पढ़ा। ये अर्नेस्ट बार्कर की एक तरह से गुरु कहे जा सकते हैं, बोसानक्वेट के भी गुरु कहे जा सकते हैं, जीडीएच कोल को भी इन्होंने प्रभावित किया। ये सब जो प्रभावित हुए ग्रेट इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर से, उनका नाम था टीएच ग्रीन। सो टीएच ग्रीन जो है वो सोशल लिबरलिज्म ट्रेडिशन के हैं, मतलब आप उसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कह सकते हैं या मॉडर्न लिबरलिज्म, जॉन रॉल टाइप का, जो स्टेट को वेलफेयर स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। स्टेट टू प्रोवाइड कंडीशन फॉर बेस्ट मोरल इथिकल कंडक्ट बाय इंडिविजुअल, एरिस्टोटेलियन स्टेट की परिकल्पना। इन्होंने जो बुक लिखा है सबसे फेमस, बहुत सारे बुक लिखा है, उसमें से है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये आप जरूर पढ़िए, मतलब इसको जानिए, पढ़िए मीन्स बुक के बारे में जानिए कि टीएच ग्रीन ने लिखा है। Who of the following writers challenged Rousseau's idea of female inferiority in his book? वैसे तो ये गलत है, हर बुक होना चाहिए। ये लेडी थी, ये इसको आप भूल नहीं सकते, मैंने आपको पढ़ाया है। मैरी वुलस्टनक्राफ्ट आपको याद है, उन्होंने एक बुक लिखा था द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। उस बुक में वोल्स्टनक्राफ्ट ने क्रिटिसाइज किया था रूसो के आइडिया का फीमेल एजुकेशन पे, फीमेल के नेचर पे। रूसो बेसिकली उस व्यू के थे, वो नेचुरल फिलोसफर, मतलब नेचर कैसे ग्रो करता है ह्यूमन को, उसके वो समर्थक थे। उनका कहना था कि मैन जो है नेचुरली मैन बनना चाहिए, फ्लरिश होना चाहिए, और वुमेन नेचुरली वुमेन होनी चाहिए। दोनों जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप के हैं, इसलिए दोनों का यूनियन जो है वो इंटीग्रेट होता है। यदि दोनों को हम नॉर्थ पोल बना देंगे, दोनों को साउथ पोल मतलब सेम कर देंगे, तो इट विल बी अगेंस्ट नेचर। उनका कहना था कि अलग अलग दोनों को गॉड ने ही, नेचर ने ही बनाया है। इसको जो है कई तरीके से वोल्स्टनक्राफ्ट काटती हैं। उनका ये कहना है कि जो मोरलिटी होती है, जो विजडम होती है, जो रीजन की ताकत होती है, वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है वुमेन एंड मेन में, और नेचर जो है वो इन सब चीजों में दोनों बराबर हैं। केवल जो है नेचर उनको बायोलॉजिकली अलग बनाता है और किसी तरीके से नहीं। देयर इज नथिंग लाइक ए नेचुरल वुमेन एंड नेचुरल मैन। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और आपको बात बता दें कि एडमंड बुर्क जो है उस टाइम में कंजर्वेटिस्ट स्कॉटिश परहैप्स हैं, ये काफी बड़े उस समय के थिंकर थे, और उनको भी उन्होंने, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्रिटिक थे, और मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन की समर्थक थी। आप इनका टाइम देख सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पास। उन्होंने एडमंड बुर्क के भी व्यू पे एक पैम्पलेट लिखा था जो उसका नाम था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ, राइट्स ऑफ मैन, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो वो टकरा गई थी उस समय के जो दो ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर थे, रूसो जो कि मतलब थोड़े पहले थे, और एडमंड ब्रूक जो कंटेम्पररी थे, उनसे टकराई थी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, द फेमिनिस्ट, द फर्स्ट फेमिनिस्ट, फेमस फेमिनिस्ट। हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट? सुपर लड्डू क्वेश्चन, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये दोनों मिखाइल गर्बाचोव से रिलेटेड है। मिखाइल गर्बाचोव ने जो है 1985 में वो यूएसएसआर के चीफ बने थे, जनरल सेक्रेटरी। प्रेस्ट्रोइका जो है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग था, इकोनॉमिक ओपननेस, और ग्लासनोस्ट जो है पॉलिटिकल ओपननेस था कि तुम पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, मल्टीपल टीवी चैनल हो सकते हैं, न्यूज, प्राइवेट न्यूज एंड ऑल काइंड ऑफ, मतलब पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है कि कैसा सुधार होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो है वो जिन था जो मिखाइल गर्बाचोव ने बोतल से निकाला, फिर उसको अंदर नहीं कर पाया, और उसने पूरा यूएसएसआर को और कम्युनिस्ट ने मतलब ब्लॉक को ही डुबा दिया, ऐसे कई लोग कहते हैं।
सो मिखाइल गर्बाचोव। और आपको पता होना चाहिए कि मिखाइल गर्बाचोव अभी भी जिंदा है। अब कोई नहीं जानता कहाँ है, एक अननोन गुमनाम लाइफ जी रहे हैं, बट सच ए ग्रेट पर्सन। हु सेड वॉर इज टू मैन विदाउट व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन। मतलब युद्ध पुरुष के लिए वैसे ही जैसे स्त्री के लिए मातृत्व। अब इस टाइप का जो सेंटेंस है बहुत डिफिकल्ट है पिकअप करना, लेकिन यदि आप जानते हैं तो जानते हैं। ये कहा था मुसोलिनी ने, जो इटली के फासिस्ट लीडर थे, फासिस्ट पार्टी के। इनका जो पूरा लाइन था, वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन, फ्रॉम ए फिलोसॉफिकल एंड डॉक्ट्रिनल व्यू पॉइंट आई डू नॉट बिलीव इन परपेचुअल पीस। अब परपेचुअल पीस किसने दिया था? कांत ने, इमैनुअल कांत, इन्होंने लिखा था। इसी बेसिस पे जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी गई है। विल्सन ने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया, लीग ऑफ नेशन बनी, और ये माना गया कि हम वॉर को रोक सकते हैं। आज जबकि मैं वीडियो नरेट कर रहा हूं, आपको पता है कि फिर से दुनिया एक छोटे से युद्ध के कगार पे है, जहां यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन आके तड़े रहे हैं। तो वॉर जो है कई लोगों के लिए, इवन हेगल जैसे बड़े विद्वान के लिए जो है वॉर मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, वॉर एकदम बहुत नेचुरल है। तो इनके लिए, मुसोलिनी के लिए तो वॉर जो है इट वाज लाइक मैटरनिटी टू वुमेन, मतलब होना ही है। अब यहाँ पे जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये सब पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। एडॉल्फ हिटलर की ये कथन कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्लॉसविज का ये तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मींस। देखिए कितना मजेदार ये स्टेटमेंट है क्लॉसविज का। क्लॉसविज जो प्रूसिया के बहुत बड़े एक लीडर थे, जस्ट लाइक विस्मार्क। तो उन्होंने कहा था वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मींस। इसको सबको रट लीजिए। जॉन लाई का कोट है, ओल्ड डिप्लोमेसी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर बाय अदर मींस। डिप्लोमेसी एक वॉर का ही रूप है। मॉर्गनथाउ का भी ये पूछा था, अभी जस्ट पूछा गया जेएनयू में, डिप्लोमेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। इनफैक्ट ये आपको आगे भी पूछा गया है, इसी पेपर में पूछा गया है, ये डिप्लोमेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सबको याद कर लीजिए। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये तिलक जी को कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज लोग कहते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक के बारे में और जान लीजिए, पूछा जाता है होम रूल लीग जो था मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, ये बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे से चलाते थे। और सिमल्टेनियसली एनी बेसेंट जो एक ग्रेट कांग्रेस की लीडर भी थी, आयरिश थी, वो मद्रास से चलाती थी। तिलक जी के बारे में एक और बात है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहते थे। ये कांग्रेस के गरम दल के लीडर थे। यहाँ पे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो से रिलेटेड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज डिक्लेयर्ड द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश जो है वो श्री अरबिंदो को मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ इंडिया उन्होंने डिक्लेयर किया था, बिकॉज ही वॉज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड रिवॉल्यूशन। Which of the following method was accepted behavior by the behavioralist is correct? तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए, बिहेवियरलिज्म जो है वो इम्पेरिसिज्म है, पॉजिटिविज्म है, साइंटिफिसिज्म है। मतलब कि साइंटिफिक मेथड से जब आप इंक्वायरी करते हैं तो वो बिहेवियरलिज्म का पार्ट है। इंपेरिकल, डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल। तो साइंटिफिक एक यहाँ पे वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप गेस कर सकते हैं। Who one of the following is a reluctant Democrat? Such easy question। दूसरी बार मिल जो है आ रहे हैं, मतलब समझिए 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें दूसरी बार JS मिल, जिनको हम कहते हैं रिलक्टेंट डेमोक्रेट। क्यों कहते हैं रिलक्टेंट डेमोक्रेट? क्योंकि वो लिबर्टी के इतने बड़े चैंपियन थे, उनको लगता था कि मेजोरिटी जो है वो बहुत बड़ा खतरा है लिबर्टी के लिए। माइनॉरिटी जो मेजोरिटी से अलग व्यू रखते हैं, उनको मेजोरिटी दबाना चाहती है। और ये डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी का रूल होता है, इसलिए वो डेमोक्रेसी से थोड़े से घबराए हुए थे। तो इसलिए उन्होंने हेयर सिस्टम, जो पीआर सिस्टम है, उसको, और एक अलग टाइप की वोटिंग जिसमें मेरिटोरियस है, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा वोटिंग की वैल्यू होती है, उस टाइप का उन्होंने प्रपोज किया था। अपर चैम्बर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था, जो कि मेजोरिटेरियनिज्म को जो है वो करे। देखिए, डेमोक्रेसी में मेजोरिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है, ये कई लोगों ने कहा है। इसी चलते प्लाटो, एरिस्टोटल, ये सब डेमोक्रेसी को परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे। करीब 2000 साल तक डेमोक्रेसी को किसी ने भाव नहीं दिया, इसको एक
अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं माना जाता था। एरिस्टोक्रेसी या बेनिवोलेंट मोनार्किज्म जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता था। लेकिन मॉडर्न काल में जब बोर्जुआजीज आए, कैपिटलिज्म आया, तो एक कंसेंसस बना कि सबसे अच्छा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन उसमें मेजोरिटेरियनिज्म का एक बहुत बड़ा खतरा है जो कई जगह उभर के आता भी है। तो जेएस मिल वॉज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट। In parliamentary form of government, the executive is responsible for its function and policy towards. It is such a easy question कि मेरे कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो ना जाने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलता भी है और उसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है लेजिस्लेचर के लिए, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। जैसे कि यूएस में वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से एज पर एज अकाउंटेबिलिटी इज कंसर्न। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव वहां पे लेजिस्लेचर से नहीं निकलता, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इसलिए वो पीपल को डायरेक्टली अकाउंटेबल है, ना कि लेजिस्लेचर से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को हम नहीं चुनते, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते, हम मिनिस्टर नहीं चुनते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेजिस्लेचर को चुनते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग जो है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते हैं, इसीलिए वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं। तो लेजिस्लेचर आंसर है। और ये जो है बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन है, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज हैम्पर्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? आपको पुलिस आई, पकड़ के ले गई बिना किसी चार्जशीट के, और ये कहते हुए कि पता लगा है कि आप एक टेररिस्ट हैं, अब खतरा है कंट्री को आपसे, चलिए आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देते हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि हमारा नेचुरल राइट है। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक को याद कीजिए, उन्होंने क्या बोला था? तीन राइट उन्होंने बोला था। लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। स्टेट उन्होंने बोला था लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल 21 जो इंडिया का है वो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो हमारा आहत होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन दायर कर सकता है। वो रिट को क्या बोलते हैं? हैबिया कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, मतलब प्रोड्यूस द बॉडी। कोर्ट कह सकता है गवर्नमेंट को कि आप इसको मेरे सामने लाइए, क्यों आपने इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है। सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान टुक प्लेस इन द ईयर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको याद रखना चाहिए कि 1979 में, सॉरी 1979 में यूएसएसआर घुस गया था अफगानिस्तान में, और 1989 में 10 साल बाद वो बाहर आया, और इसके साथ ही कोल्ड वॉर लगभग खत्म हुआ। इस अटैक का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। इस अटैक से अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई चली जो आज तक उसको अनस्टेबल किए हुए है। इसके अटैक से जो है एक स्यूडो वॉर चला और न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इजी क्वेश्चन। Who has defined the political parties as the broker of idea? First arbit question. arbit यदि मेरे आप नए स्टूडेंट हैं तो इसको उटपटांग क्वेश्चन कह लीजिए, बकवास क्वेश्चन कह लीजिए, या क्रिकेट की भाषा में कह लीजिए एकदम स्नॉटर, मतलब कि गुडलन से बॉल सीधा आपके माथे की तरफ आए और आपको कुछ समझ में ना आए क्या करें। तो ब्रोकर ऑफ आइडिया, ये जो है इसका आंसर है, मिस्टर लॉवेल ने ऐसा कहा है। अब बस आप जान लीजिए, यदि आप गूगल पे, मैंने सोचा खोजने की कोशिश करें तो आपको केवल ये क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कई जगह पूछा गया, तो आप इसको याद कर लीजिए। यदि ये क्वेश्चन फिर किसी एग्जाम में आएगा तो आप मुस्कुराएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी एज ब्रोकर ऑफ आइडियाज। ब्रोकर क्या होता है? दलाल। आइडियाज आपको पता है, वो डिफरेंट आइडियाज या आइडियोलॉजी के ब्रोकर हैं, बेसिकली सेल करते हैं आइडिया को, सेल परचेज करते हैं, ब्रोकर यही करता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। किसने जो है हेजमनी का थ्योरी दिया है? हेजमनी जैसे ही आपको ये वर्ड दिखाई पड़े ना, इट्स सच इजी क्वेश्चन, आपको जो है एंटोनियो ग्राम्स्ची, इसको पढ़ते हैं ग्राम्स्ची, ग्राम्स्ची का ध्यान आना चाहिए।
हेजेमनी, हेजेमनी क्या था एक लाइन में कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, मतलब जो डोमिनेंट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास, ग्राम्सी का कहना था कि वो कोई कोएर्सन, फोर्स, लाठी डंडे या पैसे के बल पे नहीं डोमिनेट करता वर्किंग क्लास को, वो डोमिनेट करता है आइडियाज से। कल्चरल हेजेमनी मतलब बुक्स, मास मीडिया, टीवी, नॉवेल, ओपिनियन, इन सब से वो एक ऐसा आइडियोलॉजी बनता है जो परपेचुएट करता है डोमिनेंस को इस तरह से कि जो डोमिनेटेड क्लास है उनको ये सब कॉमन सेंस लगता है, उनको लगता है कि यही नियति है, उनको डोमिनेट होना ही नेचुरल है और पंगा नहीं लेना जो है वो नेचुरल है, तो वो अपनी नियति को मान लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडियन कास्ट सिस्टम है, जहां ब्राह्मणिकल आइडियाज ने हजारों साल से एक हेजेमनी क्रिएट की, जहां दलित और अनटचेबल ने अपना प्रारब्ध भाग्य मान करके वो कहा कि यही हमारी नियति है कि हम अछूत हैं, गांव के बाहर रहेंगे और हम इस टाइप का जीवन जिएंगे, यही सही है। इसको हेजेमनी उन्होंने नाम दिया। कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर करना, जिससे सालों साल बिना किसी कोएर्सन के, बिना किसी रेजिस्टेंस के डोमिनेंट क्लास जो है वो डोमिनेटेड क्लास पे शासन कर सकता है। ये हेजेमनी का एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। In which of the following article of the Indian Constitution the idea of natural justice is implicit? Natural justice जो है क्या होता है, मतलब नेचर कैसे जस्टिस करता है, नेचुरल लॉ के अनुसार जस्टिस कैसे होती है। तो तो ये यदि आप देखेंगे तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल 21, जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एक नेचुरल जस्टिस है। मतलब आप किसी का लाइफ जो है नहीं छीन सकते हैं बिना एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, उसके अलावा आप कोई भी स्टेट किसी का लाइफ नहीं ले सकते, नेचुरल जस्टिस है। तो इसको आप गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबरल थिंकर हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इनफैक्ट ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें ना एक जोड़ना चाहिए था वर्ड पीसफुल, पीस मील, पीस मिल, ये वर्ड को यहाँ पे जोड़ना चाहिए था। बेसिकली ये कार्ल पॉपर ने ये थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ पीसफुल, पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग। पीस मिल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़ों में, पीस मिल, एक बार ही आमूल चूल नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है सोशल इंजीनियरिंग। ये उन्होंने अपने बुक जो है पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में दिया था। हिस्टोरिसिज्म जो है वो आइडिया होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जहां पे कि कार्ल मार्क्स की तरह जो है आप पूरा हिस्टोरिकल लॉ बनाते हैं कि पास्ट में ऐसे हुआ था चेंजेस और फ्यूचर में ऐसे होगा, सोशलिज्म आएगा, कम्युनिस्ट आएगा। वो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। लो मतलब ह्यूमन लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है, नॉलेज इतना लिमिटेड हमको होता है कि हम लोग रैशनली और साइंटिफिकली प्रेडिक्ट फ्यूचर को नहीं कर सकते हैं हिस्टोरिकल लॉ पे। उसको उन्होंने जो है हिस्टोरिसिज्म बोला। उसके बदले उन्होंने कहा कि पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बेटर है सोशल रिफॉर्म के लिए। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में आप देखिए कि आपके सोशल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं या उनमें सुधार की जरूरत है, और आप उसको सुधार कीजिए। लेकिन सब कुछ बदल डालूंगा और एक नॉलेजेबल स्टेट है या ग्रुप ऑफ पीपल है और वो सब बदल देगा, ये बहुत डेंजरस है। ये टोटलिटेरियनिज्म है, मतलब डिक्टेटरशिप टाइप की है कार्ल पॉपर के लिए, बिकॉज ही वाज एडवोकेट ऑफ ओपन सोसाइटी। इसलिए उन्होंने एक बुक लिखा था जो बहुत फेमस है और बहुत जगह पूछी जाती है और इसी क्वेश्चन में आगे पूछी गई है। उन्होंने लिखा था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमी, इसके दुश्मन कौन है ओपन सोसाइटी की, और उन्होंने दुश्मन करार दे दिया था प्लाटो, मार्क्स और हेगल को। ऐसे महान विचारकों को उन्होंने कहा कि ये लोग दुश्मन है ओपन सोसाइटी, कार्ल पॉपर। इसके अलावा कार्ल पॉपर को आप इसलिए भी जानिए कि उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो थ्योरी है वो तभी साइंटिफिक है जब वो फॉल्सिफाई हो सके, मतलब उसको टेस्ट करके आप उसको झूठा ठहरा सके, तभी वो कोई थ्योरी साइंटिफिक है। यदि कोई थ्योरी को आप झूठा ठहरा ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब वो अनसाइंटिफिक थ्योरी है, वो प्रोवर्ब है, वो जस्ट एक सेइंग है। कार्ल पॉपर याद रखिए।
ये क्वेश्चन आपको पढ़ के लगेगा कि डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपको हंसी आएगी और आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। हिस्टोरिकल अप्रोच छोड़ के और क्रोनोलॉजी में कौन स्टडी करेगा? हिस्टोरिकल अप्रोच। इसलिए बाय इट्स इजी ऑप्शन दिस इज ए इजी क्वेश्चन। हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ये डिफिकल्ट है इस टाइप का सेंटेंस कि किसने कहा था, और ये है भी डिफिकल्ट। पॉल एप्पलबाई ने कहा था। पॉल एप्पलबाई को आप कई तरीके से याद रख सकते हैं। इन्होंने जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए 1954 में, परहैप्स मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जिसके बेसिस पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में खुला, अप्पा बोलते हैं। इसके अलावा पॉल एप्पलबाई ने प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस करने की भी बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। उन्होंने ये सेंटेंस कहा था, और ये सेंटेंस इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जो दीवार है, ग्लास वॉल, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी डायकोटमी या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जो विल्सन ने क्रिएट किया था, उसको ये तोड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? लड्डू क्वेश्चन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप कंट्रोल एफ करके खोजें, मतलब खोजें, तो आपको वो वर्ड मिलेगा, जैसे कि CAG, CEC, लेकिन CVC नहीं मिलेगा, इसलिए CVC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मिलेगा आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि उनका जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मिलता है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में मिलता है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है 263 में मिलता है, जो कि आपस में स्टेट और सेंटर और आपस में जो स्टेट होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको सुलझाने के लिए बना है, 1990 में, पढ़ा है, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन जो है, इसका जिक्र आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे तो आपको प्लानिंग कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा एक और बॉडी होती है, जान लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मिलता है लेकिन वो किसी एक्ट से जो है बनी है, जैसे CVC, वो एक्ट से बनी है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट से बनी है, नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब जो है, या NGT, ये सब जो है इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो प्लानिंग कमीशन जो है ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, क्योंकि ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनी है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका जो न्यू अवतार है, नीति आयोग, वो भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलंबो प्रपोजल इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था, जो वॉर जब रुक गया था, तो उस समय में नाम बहुत एक्टिव था, और नेहरू जी नाम के इतने बड़े लीडर थे। तो 6 नाम कंट्री, जिसमें कि इजिप्ट भी था, वो मिला कोलंबो में। उस समय में श्रीमावो भंडार नाइके, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड, उन्होंने उसको कोऑर्डिनेट किया था। उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा चाइना इंडिया के सामने कि इस तरह से सुलझा लो, दो नाम कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, क्यों लड़ रहे हो। तो ये एक प्रयास था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जानना चाहिए आपको। डिफिकल्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। सर्किल ऑफ 12 स्टेट इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है क्योंकि आपने राजमंडला पढ़ा है, कौटिल्य का, बहुत आसान है, लेकिन उसमें जब सर्कल गिनेंगे ना, इस साइड, यहाँ विजिगिसु है, अरी, दिस, उदासीन, मध्यमा, तो 12 आते हैं, इसीलिए इसको सर्किल ऑफ 12 स्टेट भी कह सकते हैं। तो ठीक है, ये कौटिल्य ने दिया था, राजमंडला थ्योरी है बेसिकली। Who in ancient India propounded the theory of राजधर्म? अब ये अगेन एक दूसरा एक अजीब टाइप का क्वेश्चन है। राजधर्म जो है आपको पता है, शांति पर्व जो महाभारत का है उसमें दिया गया है, लेकिन मनु स्मृति में भी मनु ने भी जो है राजधर्म का जिक्र किया है, जिसको उन्होंने अलग अलग टाइप के धर्म में, वो धर्म सूत्राज उन्होंने बोला,
जिसमें वो डिस्कस करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए किंग विद रेफरेंस टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए यहाँ मनु है, यहाँ तो शांति परवाह है नहीं, तो आप गेस कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। In Indian foreign policy, the Gujarat Doctrine was concerned with India's relation with। गुजराल डॉक्ट्राइन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कई एग्जाम में ये हेल्प करेगा। देखिए, गुजराल डॉक्ट्राइन जो था उसको नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड फॉरेन रिलेशन बोलते हैं। ये क्या था? नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में रेसिप्रोकल का मतलब होता है लेना देना। मतलब तुम मुझे 100 रुपया दो, मैं तुम्हें 100 रुपए के बराबर कुछ चावल देता हूँ। रेसिप्रोकल, तुम मुझे जो है फेवर करो, मैं तुम्हें फेवर करता हूँ। इसके लिए एक वर्ड भी है जो आपको पूछा जा सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड में, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो। सो क्विड प्रो क्यो मतलब कि फेवर करो तो फेवर मैं लौटा दूंगा। अब ये जो है गुजराल, जब इंदर कुमार गुजराल, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलता भारत जैसे महान देश का नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान जैसे छोटे छोटे कंट्री के साथ में हम जो है बिग ब्रदर हैं। क्या बिग ब्रदर रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है? क्या आपने छोटे भाई को कुछ गिफ्ट देता है तो आशा करता है छोटा भाई भी देगा? नहीं। तो यदि हम आगे बढ़ करके कंसेशन देंगे और कंसेशन डिमांड नहीं करेंगे, ये बहुत फेमस हुआ, इसको नॉन रेसिप्रोसिटी बेस्ड फॉरेन रिलेशन कहा गया। तो गुजराल डॉक्ट्राइन भी इसको कहा गया। अब इसको कंपेयर कीजिए आप इंदिरा डॉक्ट्राइन से। वो टिट फॉर टैट था, मतलब मैं तुम्हारे, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगी, मेरी हेजोमनी है। इंदिरा डॉक्ट्राइन ये था कि साउथ एशिया में इंडिया की हेजोमनी है। साउथ एशिया में कोई भी बिग पावर यदि दखल करेगा तो इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आहत होगी, हमारा दबदबा होना चाहिए, उस टाइप का। In which neighboring country the Indian peacekeeping force was sent in 1987? Very famous and laddu question. ये राजीव गांधी ने एक समझौता किया। राजीव गांधी समझौता पीएम थे, आपको पता है, पंजाब एकॉर्ड, लोंगोवाल के साथ में, एंड देन मिजोरम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड, बहुत सारे इन्होंने जो है समझौते किए। उसमें एक समझौता इन्होंने श्रीलंका के साथ किया, उसका नाम रहा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडो श्रीलंका एकॉर्ड, पीस एकॉर्ड। और ये इनकी इतनी बड़ी गलती निकली, इन्होंने सेना भेज दी तमिल को हथियार डलवाने के लिए, तमिल जो उग्रवादी थे लिट्टे, और इससे हुआ तो कुछ नहीं। इंडियन सेना एक तरह से ब्रूज्ड होकर के, हार थक करके वो लौटी, और राजीव गांधी को महज 4 साल बाद ही 91 में अपनी जान गंवानी पड़ी लिट्टे टेररिस्ट के हाथों, टेररिस्ट अटैक में। सो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। वेरी फेमस एंड वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following article of the directive principle of state policy is relating to international peace and security? तो ये डीपीएसपी मैंने शायद आगे दिया भी होगा, मैंने पूरा ही रिप्रोड्यूस कर दिया, आपको याद रखना चाहिए। ये कई एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वर्कर्स राइट टू लिविंग वेज है, कौन सा जो है मैटरनिटी बेनिफिट है, कौन सा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का लेबर का है, कौन सा राइट टू एजुकेशन है, एंड ऑल तमाम तरह के। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी जो है वो 51 नंबर का है, 51। अब इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा 51 ए से। 51 ए जो है 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में है, और 51 है कि मतलब हमारा स्टेट का पॉलिसी है इंडिया का कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हम हेल्प करेंगे। यही मैं बोल रहा था कि यहां मैंने सारे जो डीपीएसपी हैं वो सबको रिप्रोड्यूस कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। आप इसको याद कर लीजिए, 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपका 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो भी पूछा गया, ये कई एग्जाम पूछा जाता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बड़ा छुपा हुआ सा है 50, मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। देन एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का सुधार होना चाहिए, 48 में है।
49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेज ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि मान लीजिए लाल किला है, इन सबको आप देखेंगे तो 49 जो है आहत हुई जब 26 जनवरी को लोगों ने लाल किला पे चढ़ाई टाइप कर दी। तो यहाँ पे देखिए प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन है। अभी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की हल्ला है, ये आर्टिकल 44 में है, ये आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ पे 43B भी पूछा सकता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 43 जो है लिविंग वेज का है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट बहुत फेमस है, पूछने के लिए पूछा जा सकता है। राइट टू वर्क 41 में है। विलेज पंचायत जो कर भी दिया गया 73rd अमेंडमेंट से 40 में है। So which of the following article of directive principle of state policy relative to international peace security? डबल दूसरी बात जस्ट मैंने इसको यहाँ दिया। Which of the following fundamental right is not available to foreign citizen? ये इनका जो है wrong answer है, बोलते हैं ना एरर है, ये एक शायद एक किसी और में है। यहाँ पे इन्होंने दिया है इक्वलिटी ऑफ लॉ, जबकि होना चाहिए था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में है, ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है और इंडियन सिटीजन को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14, 20, 21 राइट टू लाइफ, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, राइट टू रिलीजन एंड कॉन्सियंस, ये सब जो है फॉरेनर को भी अवेलेबल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए ये मेरे अनुसार से ये होना चाहिए, ये रॉन्ग आंसर है। द मेन फंक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट इज, अब ये तो एक ऑप्शन देख के आप जो है आपको लगेगा आसान है। टू इम्प्लीमेंट लॉ, सिविल सर्वेंट क्या करते हैं? लॉ बनाते तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलर केसेस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट फैक्टर, मतलब जो डिटरमिन करती है फॉर फॉरेन पॉलिसी? आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पावर, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास के बेसिस पे थोड़ी बनती है फॉरेन पॉलिसी, कभी नहीं बनती है। तो इसलिए ये बहुत आसान है, इसको पिक करना इजी। Who one of the following regarded Plato as an enemy of open society? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कार्ल पॉपर, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उन्होंने बुक लिखा था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। इजी क्वेश्चन। इसमें से कौन जो है वो मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, सही? तो आप देखिए एरिस्टोटल ने कंपैरेटिव मेथड यूज किया, कंपैरिजन किया बहुत सारे संविधान का। हेगल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म का मतलब मेथड से काम किया। डायलेक्टिकल मतलब खिंचाव, अंतर्द्वंद, इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस। मार्क्स ने उसको पलट दिया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। लेकिन प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथड को यूज करता है। डिडक्टिव मतलब टॉप डाउन, इंडक्टिव मतलब बॉटम अप। ये इंडक्टिव है, ये डिडक्टिव है। डिडक्टिव मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से, रैशनलिज्म से, आपके ज्ञान चक्षु हैं जो आप देख पाते हैं, बीइंग फिलोसफर कोई दुनिया में नहीं देख पाता, वहां से आपने ट्रुथ को देखा ऊपर से और आपने उसको बनाया एक प्रिंसिपल और फिर नीचे थोड़ा बहुत टेस्ट किया उसको कि जो नीचे दिख रहा है उससे वो सही है कि नहीं, और फिर अपनी थ्योरी बनाई, लाइक थ्योरी ऑफ हिज आइडियल स्टेट। इंडक्टिव मेथड क्या है? आप कोई अपने रैशनल या सिक्स सेंस या स्पेशल नॉलेज यूज नहीं करते, आप जमीन पे पहले ऑब्जर्व करते हैं इंपेरिकल मेथड से, जो है उसको इन्यूमरेट करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं और फिर उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं और तब जो है आप एक थ्योरी बनाते हैं। ये जो है इंडक्टिव रीजन मेथड है, ये डिडक्टिव है। सो ये गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ऐसे तो नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, सोशल डेमोक्रेसी नहीं, गांधीयन डेमोक्रेसी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए फंडामेंटल राइट वाज मेयर निगेटिव राइट्स, लेकिन ये जो है ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड राइट्स दे रहा था, सबस्टेंशियल राइट्स। डीपीएसपी, राइट टू लिविंग वेज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन एंड दिस टाइप ऑफ राइट जो कि जिससे लोगों का जीवन बदल सकता है, वो था डीपीएसपी है। Who one of the following propounded the theory of proportional equality? ये इतना फेमस क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जो जितना कंट्रीब्यूट करे उसको उस अनुसार से देना। एक तो ये प्रिंसिपल है,
जिसको मेरिट बेस कह सकते हैं। दूसरा है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, वो भी प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, ये नहीं कि सबको आप जो है एक तराजू पे तोलेंगे। और ये दोनों जो है ये एरिस्टोटल का जो है सिद्धांत है, एरिस्टोटल। सो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर। साफ्टा रिलेटेड किससे है? सो इजी। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया। तो साफ्टा जो है एग्रीमेंट यहां पे है, इट इज रिलेटेड विद सार्क। सार्क का जो है ये फ्री ट्रेड एरिया था, लेकिन ये कहीं जा नहीं पाया। एक क्वेश्चन जो डीयू में पूछा गया था, जो दूसरी बार भी रिपीट किया गया, वो ये था कि साफ्टा क्यों सक्सेस नहीं हुआ। तो उसमें 3 बताए गए थे, उसमें चुनना था। तो नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्री, क्योंकि सब जो साफ्टा के जो कंट्री एक ही टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सही है। पॉलिटिकल हर्डल भी, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा एंड पाकिस्तान बांग्लादेश का, उस चलते भी कुछ नहीं हो पाया। और लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नहीं है कारण, क्योंकि यदि बायलैटरल मतलब कि दोनों देश के आपस में यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तब तो और साफ्टा का इंपॉर्टेंस होना चाहिए था। तो इसीलिए ये गलत है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इससे रिलेटेड है। हु सेड India could not be a hanger on any country of or group of nation. Her freedom and growth would make a vital difference to Asia and therefore the world. इस टाइप का सेंटेंस जो है आप नेहरू जी को छोड़ के किसी से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट की इसमें झलक आपको मिलती है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू। इजी पीकिंग। इसमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्टली मैच नहीं है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहां मैंने पूरा प्रोड्यूस कर दिया है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं। आप इसमें देख सकते हैं 54 जो है इलेक्शन टू प्रेसिडेंट है, जो यहाँ सही है। 60 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे है। 65 जो है वो आप देखिए ये है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, ये है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 66 में है, तो ये रॉन्ग है। यही पिक करना है आपको, मतलब ये सही आंसर ये है। 74 जो आर्टिकल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, कि उसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और उसके एड और एडवाइस से ही प्रेसिडेंट को चलना है। तो इजी क्वेश्चन है जिसका सही आंसर ये। अर्थ समिट 2002 कहां पे हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको याद रखना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि 1992 में अर्थ समिट जो है वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। यहाँ पे लिखा हुआ है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, रियो अर्थ समिट। उसके 10 साल पूरा होने पे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में सितंबर 2002 में एक दूसरा जो है वो अर्थ समिट हुआ, जिसको कि कहा गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। वेरी इजी, विद इजी नॉट इजी, मीडियम क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कई आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड आपको याद रखना चाहिए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, सीओपी बोलते हैं, जिसको क्लाइमेट टॉक भी कहते हैं, वो 1997 में क्योटो में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल वहां से निकला। 2007 में बाली में हुआ, 2009 में परहैप्स कोपेनहेगन में हुआ, देख लीजिएगा। और फिर 2015 में पेरिस में हुआ। ये भी याद रखना चाहिए कि क्योटो में फर्स्ट टाइम लीगली बाइंडिंग टारगेट दिए गए डेवलप्ड नेशन को, ग्रीन हाउस गैसेस को, इमिशन को कम करने के लिए, लेकिन वो चला नहीं। बाद में 2015 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ, जिसमें कि इसको एनडीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, जो वॉलंटियर है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ये सब आपको जानना चाहिए। विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन, और ये भी जानना चाहिए यहाँ पे, सॉरी फिर से लौट के आ रहा हूं, कि लेटेस्ट सीओपी शायद 26वां सीओपी है, वो कहां हो रहा है। शायद स्पेन में हुआ था। ये सब देख लीजिएगा, सब पूछा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपको पूछा जा सकता है। इस कमिटी का, पार्लियामेंट जो है कमिटी के थ्रू काम करती है। पार्लियामेंट्री कमिटी एक मतलब एक ग्रुप ऑफ एमपी होते हैं जो स्पेसिफिक इशू पे बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं।
उसमें से एक कमिटी है एस्टीमेट कमिटी, जो बजट बनती है, उसमें हर मिनिस्ट्री का क्या एस्टीमेट होगा, कितना खर्चा और कितना इनकम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है। वो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब उसके जो मेंबर हैं उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 30 मेंबर, इससे ज्यादा किसी में नहीं है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर हैं, और इसमें सारे के सारे मेंबर जो है वो लोकसभा से हैं। क्यों? क्योंकि पर्स जो कंट्री का है वो लोअर हाउस में होना चाहिए, क्योंकि वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी, नॉट इजी बट इंपॉर्टेंट, मीडियम चलिए रखते हैं। Which of the fundamental rights has been deleted from our constitution through a constitutional amendment? जब constitution बना था तो लॉक को याद कीजिए, तीन उन्होंने नेचुरल राइट कहा था, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो इंडिया ने भी प्रॉपर्टी का राइट को फंडामेंटल राइट दिया था। लेकिन तुरंत ये समझ में आने लगा इंडियन लीडर्स को कि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है, लैंड रिफॉर्म करो तो, जमींदारी प्रथा हटाओ तो, प्राइवेटाइजेशन करो तो, हर जगह राइट टू प्रॉपर्टी आड़े आ जाता है। तो इसको 1978 में जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तो 44th अमेंडमेंट से इसको हटा करके मेयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में? फंडामेंटल राइट आर्ट पार्ट 3 में जो लिखे गए हैं, इंश्राइंड हैं 6 फंडामेंटल राइट, उसके इंफ्रिजमेंट होने पे हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा करके फंडामेंटल राइट से उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं वहां क्या लिखा हुआ है। यदि इसको इन्फ्रिंज होता है तो आप रिट पिटिशन नहीं दायर कर सकते। आप कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी नहीं लेता है। तो छोटा राइट हो गया बड़े राइट से। Who of the following is the intellectual father of neoliberal capitalism? ये क्वेश्चन अच्छा है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। ये फ्रेडरिक हैक के बारे में बताता है, जो कि लॉजिक के साथ नियो लिबरल कैपिटलिज्म के पिलर माने जाते हैं। फ्रेडरिक हैक जो हैं ये मार्गरेट थेचर के इकोनॉमिक गुरु माने जाते हैं, और थेचर और रेगन का जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स था, नियो लिबरलिज्म था 1980s का और 90s का, उसके जो फिलोसफिकल जो फादर थे या गुरु थे वो फ्रेडरिक हैक थे। इसीलिए इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ नियो लिबरल कैपिटलिज्म, जो पूरी दुनिया को अपने आगोश में आफ्टर कोल्ड वॉर इसने ले लिया है, जिसको हम नियो लिबरल ग्लोबलाइज्ड एरा कहते हैं। In India, which of the following debars a government servant from a member of any political organization? ये भी मुझे लगता है कि कुछ एरर है, इसको और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने नेट पे देखा, जो सीसीएस सीसीए कंडक्ट रूल बोलते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, 1964 है, नॉट 66, जिसमें कि एक क्लॉज है रूल 5 जो पॉलिटिकल पार्टी आपको ज्वाइन करने से मना करता है सिविल सर्वेंट को। तो ये मुझे लग रहा है, इसको मैं डाउटफुल कर रहा हूँ और चेक कर लीजिएगा, ये एरर, सेकंड एरर है ये। Which among the following Indian university for the first time included a full paper on public administration? Such a arbit question. इसका आंसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी। मुझे तो नहीं पता था, आप मतलब ये सब आर्बिट क्वेश्चन है। सो इट इज सेकंड आर्बिट क्वेश्चन, बाउंसर। ए सोशलिस्ट स्टेट एम्फेसाइजेस ऑन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशलिस्ट स्टेट क्या करेगा? पॉलिटिकल लिबर्टी तो देता नहीं है, टोटलिटेरियन होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी देगा नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहती है वहां, सब कुछ स्टेट हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूटिव। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म तो करता ही है, इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक इक्वलिटी देता है एक तरह से, इसको इक्वलिटी ऑफ आउटकम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनली रिलेटेड टू पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। सी, पहले क्या हुआ था, जब ये 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया में लागू नहीं होगा। शेड्यूल 5 एरिया 10 स्टेट में वो एरियाज हैं जहां पे कि ट्राइबल की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, झारखंड में और उड़ीसा में। शेड्यूल 6 स्टेट जो हैं 4 ही हैं, उसमें मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है और मेघालय, चेक कर लीजिएगा। वो जो 4 स्टेट में वहां पे तो ट्राइबल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल की बात है। तो इन दोनों एरिया में पंचायती राज को नहीं लागू होना था।
बाद में एक कमेटी बैठी जिसका नाम था दिलीप सिंह भुरिया, उसके चेयरमैन थे दिलीप, इसको भुरिया कमेटी बोलते हैं। सो भुरिया कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बेसिस पे एक एक्ट आई, उसको पेसा एक्ट कहते हैं, द पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996। इसके तहत जो है इसको शेड्यूल 5 एरिया में एक्सटेंड कर दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अंडर 73rd अमेंडमेंट। तो ये सब जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ये पूछ रहा है कि ये किस कमेटी के द्वारा हुआ था, तो ये दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के द्वारा होता है। तो ठीक है, मीडियम टाइप, लेकिन ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एंड वेरी मच रिपीटेड इन मेनी एंट्रेंस टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? देखिए, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, इंडिपेंडेंट सत्याग्रह मूवमेंट, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी हाल में मैंने कहीं देखा था, उसमें यह था कि जब इंडिविजुअल सत्याग्रह इन्होंने 40s में शुरू किया था, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, उसमें एक एक सत्याग्रही आगे आकर सत्याग्रह करते थे, तो उसमें विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। तो ये क्वेश्चन था। तो ये सब तो गांधी जी का था। स्वदेशी जब हुआ था 1905 के बाद, जब बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उस समय तिलक और बंगाल में औरबिंदो और बिपिन चंद्र पॉल और ये सब थे। उस समय गांधी जी सीन में ही नहीं थे, उस समय वो साउथ अफ्रीका में थे, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट में उनका कोई रोल नहीं था। Who one of the following is not a member of G8 country? ये तो पहले तो गलत है, 2019 में इनको पता होना चाहिए कि G8 अब कुछ रहा नहीं, G7 कंट्री है। रसिया को निकाल दिया गया था, कि जिस तरह अभी वो यूक्रेन पे धावा बोल रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने एक ईयर मुझे याद नहीं हुई, पढ़ लीजिएगा, क्रीमिया पे उन्होंने धावा बोला था, एनेक्स कर लिया था। तो उसके चलते उनको जो है G8 से सस्पेंड कर दिया गया था रसिया को, तो फिर से वो G7 बन गया है, ना कि G8। उसके जो मेंबर हैं वो आप देख सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। उसमें कहीं चाइना नहीं आता है, इसीलिए ये आसान क्वेश्चन है। Who said the happiness of the king lies in the happiness of the people? राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है। ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा। उन्होंने एक श्लोक से कहा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम तु हिते हितम, ना आत्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तु हितम हिते प्रियम हितम। In the welfare and happiness of the people lies the king's welfare and happiness. Such a great sentence. Which of the following reports legitimize the supremacy of Indian civil services? अब ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। यहाँ इंडियन सिविल सर्वेंट्स की बात है, जबकि ये मैकेले रिपोर्ट जो है इंडिया में तो एजुकेशन पे आई थी, और इंग्लैंड में मैकेले रिपोर्ट के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ था, मेरिट बेस्ड सिस्टम आई थी। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, और थोड़ा कर लीजिएगा, इस पे रिसर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुई है, उसकी ये कमिटी कई एग्जाम में पूछी जाती है। नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलिंग कमिटी, फुल्टन कमिटी, डॉनमोर कमिटी, एसोथन कमिटी एंड वेटलिज्म, जो आगे आपको पूछी जाएगी। ये एक परमानेंट काउंसिल होती है हर फैक्ट्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, टू सॉर्ट आउट लेबर मैनेजमेंट इशू। इसको वाइटले कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया था, उससे एक परमानेंट जो है काउंसिल बना दी गई थी। और ये सब किसके किसके लिए? देखिए, नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलिंग जो है मेरिट सिस्टम लाती है, फुल्टन कमिटी जो काफी पूछी जाती है 1968 में, इन्होंने जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट जो सिविल सर्विसेज का जो द्वंद है उसको खत्म किया था, दे प्रेफर्ड स्पेशलिस्ट। और भी बहुत सारे रिफॉर्म थे। डॉनमोर कमिटी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे थी, एसोथन जो है ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज पे थी। ये सब आपको पता होना चाहिए। Which one of the following statement does not belong to Marx? अब देखिए, मार्क्स ने ये सब कहा था, वर्किंग मैन हैव नो कंट्री, द स्टेट विल विदर अवे, मतलब खत्म हो जाएगा, स्टेट इज ए टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो काम करता है एज एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बॉर्जुआजीज। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये बहुत फेमस सेंटेंस है हेगल का, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इसको कौन भूल सकता है, इसलिए ये इजी क्वेश्चन है। गिव द क्रोनोलॉजी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कैसे आप याद रखेंगे और कितने बुक का याद रखेंगे? लेकिन ये बुक किसने लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। पॉलिटिकल मैन जो है
ये 1960 की बुक है लिपसेट की, सैमुअल मार्टिन लिपसेट। द पावर एलीट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सी राइट मिल्स की, जिसमें वो कहते हैं कि यूएस में एक नेक्सस है, जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री एंड जो बिजनेस क्लास, इसका एक नेक्सस है। तो और वो नेक्सस जो है पावर इलीट बनते हैं, बाकी तो मूक दर्शक है। तो सी राइट मिल का है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, फाइनर जो कि एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, उन्होंने ये लिखा 1949 में, इसलिए सबसे पहले 3 आएगा जो यहाँ पे है। ये आलमंड का एक बहुत फेमस बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, पॉवेल एंड आलमंड का, जिन्होंने इन दोनों ने मिलके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी दिया, तो उनका ये बुक है। तो ये भी, तो आप देख सकते हैं, इसका मैच भी कर सकते हैं, बट ये जानना चाहिए सब, बुक एंड ऑथर आपको जानना चाहिए। हु हैज रिटन द बुक कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट, अनदर आर्बिट क्वेश्चन। और इसको हक है क्योंकि ये इतना आसान पेपर है कि इसमें 6 से 8 आर्बिट क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो ये जो है बुकानन ने लिखा है कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट। इट मस्ट बी, कॉन्सेंट जो है वही है जो लॉक का जो कॉन्सेंट है। कॉन्सेंट मतलब कि जो हम अपना मंतव्य देते हैं, अपनी सहमति देते हैं रूल करने के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है, और ये लेजिटिमेसी भी देती है। क्योंकि कोई भी रूरल जो है वो क्यों कहे कि हम लेजिटिमेट रूरल है, वो ये कहेगा कि हमको कॉन्सेंट है, टैसिट हो चाहे एक्सप्रेस हो। यदि आप वोट देते हैं किसी पार्टी को, तो आप लिख के देते हैं कि हम इस पार्टी का रूल को लेजिटिमेट मानते हैं। आप नहीं देते हैं वोट, तो आपका जो है छुपा हुआ मंतव्य है, क्योंकि जो रूल कर रहा है एज पर सम जो नॉर्म है, तो उसको आप मानते हैं, तो ये उससे रिलेटेड होगी। विच पार्ट ऑफ द महाभारत इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी जस्ट मैंने बताया, शांति पर्वा जो है, जो सबसे बड़ा उसका बुक है, सर 18 पर्वा है, पर्वा मतलब बुक, उसमें से जो शांति पर्व है उसमें स्टेट क्राफ्ट और राजनीति की बातें हैं, उसी में राजधर्म, भीष्म पितामह मरते हुए जो है वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे होते हैं कि राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। Which of the following is not part of American constitutional system? Very easy question, आपको पता है वहां पॉकेट वीटो है, बहुत तरह के वीटो हैं प्रेसिडेंट को। सेनेटोरियल कर्टसी है, सेनेटोरियल कर्टसी मतलब होती है वहां जो सीनेट है, जो अपर हाउस है, वो इंडिया के राज्यसभा के ऐसा पावरलेस नहीं है, उसको बहुत पावर है। इनफैक्ट वो सबसे पावरफुल अपर चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। और सीनेटोरियल कर्टसी ये है कि वहां पे बहुत सारे जो फॉरेन अफेयर के डिसीजन जो प्रेसिडेंट लेता है वो सीनेट के सहमति से लेता है, एक कर्टसी है। फिलीबस्टरिंग वहां का एक निगेटिव ट्रेडिशन बना है सीनेट में, जहां पे कि सीनेटर, वहां जो सीनेट के मेंबर होते हैं उसको सीनेटर कहते हैं, वो टाइम काटने के लिए, यदि कोई बिल आज प्रस्तुत होना है और किसी सीनेटर को उसको नहीं होने देना है प्रस्तुत, तो वो फिलीबस्टरिंग करेगा, मतलब वो घंटों जो है इधर उधर की बातें भाषण देगा। और इंडिया की तरह जो है, यहाँ रूल नहीं है कि आपको 10 मिनट बोलना है, 15 मिनट, वहां जितनी देर बोलना है सीनेटर को, उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो वो बोलता रहेगा और पूरा टाइम खा जाएगा, इसको फिलीबस्टरिंग कहते हैं। लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी हम लोग ने देखा कि एग्जीक्यूटिव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होती, मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया? तो तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये सब रिलेटेड है रिफॉर्म से। इनफैक्ट टफ क्वेश्चन होता तो आपको ये भी पूछा जाता कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, जैसे वोटर आईडी कार्ड का इन्होंने दिया था, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे कहा था, ये सब अंदर की बातें पूछी जाती है। सांथानम कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1962 में बनी थी। ये एंटी करप्शन कमेटी थी कि करप्शन कैसे कम किया जाए, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे सीवीसी का गठन हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, 1964 में। ये दोनों क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज रिलेटेड टू, न्यू के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये 1960s में अंगटाड बनी थी। 60s में अंगटाड था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कुछ इस टाइप का था अंगटाड। ये उसमें डेवलपिंग कंट्री जो उस टाइम में थे, उस समय डिपेंडेंसी थ्योरी का बहुत जोर था, और ये था कि जो
डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हो रहा है अंडर गुंडर फ्रैंक का, और एक तरह का न्यू कॉलोनियलिज्म है कि हमारे यहाँ से कच्चा माल बहुत चीप लिया जाता है, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, और जो खनिज होते हैं, और उसको तैयार करके मिल में बहुत महंगा जो है हमको बेचा जाता है, हम ही को रिटर्न किया जाता है, चीप लेबर भी हमारे यहाँ से ले जाया जाता है। तो इससे जो है एक अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हमेशा अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। उसको चेंज करने के लिए सभी नैम के प्लेटफॉर्म पे, अधिकतर नैम में अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, 1973 में जो है अल्जरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें उन्होंने जो है नियो का प्रपोजल दिया, और लेकिन वो टाइम टाइम फिक्स हो गया, कुछ हुआ नहीं। आपको पता है जो डेवलप्ड नेशन थे वो यूनाइटेड थे, जो अंडर डेवलप्ड नेशन तो बिखरे हुए थे, तो सब इधर उधर हो गए, सबको पटा लिया गया, फोड़ दिया गया, तो उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बात हुई कि जो डेवलपिंग नेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को और इक्विटेबल बनाने के लिए, जस्टिफाइड बनाने के लिए, जो एक्सचेंज होता है कंट्रीज के बीच में, उसको और ज्यादा ठीक करने के लिए इन द फेवर ऑफ डेवलपिंग नेशन प्रयास की गई थी। तो अल्जेरिस समिट, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ईयर वेयर विटले काउंसिल इस्टेब्लिश, अभी जस्ट मैंने आपको बताया विटलिज्म, विटले काउंसिल 1970 में स्टेब्लिश हुई थी, आप ये पढ़ लीजिए, वही चीज जो मैंने अभी आपको बोला, एक परमानेंट काउंसिल जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में समझौता कराते रहती है, इससे इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है। With the approval of the parliament, an emergency under Article 350 can continue in the country for year. Last question है 100 number question, 60वां क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। With the approval of the parliament, an emergency under Article 352 can continue in the country for how long? देखिए 352 को मैंने आपके लिए फिर से एक बार पढ़ा, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लॉजेज है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक है कि 30 डेज के अंदर जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, जैसे 1975 में डिक्लेयर हुई थी आर्टिकल 352 के तहत। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। वो दो तीन कंडीशन हो सकती है, यदि किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है तो फॉरेन तब हो सकती है, या आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, मतलब हमारे यहाँ कोई सशस्त्र जो है विद्रोह हो गई है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट के अगेंस्ट में। तो 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लागू की गई थी। उस समय में आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड था, और इंदिरा गांधी ने उसका फायदा उठाते हुए उसको लागू किया था। उसको 1978 में 44th अमेंडमेंट में उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। और भी बहुत सारे चेंज किए गए कि प्रेसिडेंट जो है उसको रिटन में उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख के देगा इमरजेंसी लगाने, तभी होगा। उस समय वो भी नहीं था, इंदिरा गांधी ने पहले लगा दिया और बाद में इन्फॉर्म किया। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सही में आर्म्ड रिवॉल्यूशन हुआ है, तब इमरजेंसी लगेगा। बहुत सारे उसको रिंग फेंसिंग कर दी गई, अब इमरजेंसी लगाना आसान नहीं होगा। लेकिन जहां तक टाइमलाइन की बात है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 30 डेज के अंदर पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेना है, और 6 मंथ के लिए एक बार में अप्रूवल पार्लियामेंट देगी। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने बार 6 मंथ के लिए देगी, अनंत काल तक दे सकती है, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। इससे रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 1975 में इमरजेंसी लगा 352 के तहत, तो उस समय में ऑलरेडी चाइना वॉर के समय में नेशनल इमरजेंसी जो नेहरू जी ने लगाया था, और बांग्लादेश वॉर के टाइम में जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो सब भी चलती रही, और वो सब भी जो है वो बाद में ही खत्म हुई, 77 में ही परहैप्स खत्म हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का दौर खत्म कर रहा हूं। अब लास्ट स्लाइड में चलिए हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि आप प्रिपेयर कैसे इसके लिए करेंगे। देखिए, मैं सोचता हूं कि जो जिस लेवल का क्वेश्चन है, आपके लिए जो बेस्ट गाइड पॉसिबल है वो मैंने ऑलरेडी पिछले साल लिखी है, और इस साल उसको ऐड किया है मॉडल क्वेश्चन पेपर से, 150 क्वेश्चन भी उसमें है। आप इन दोनों को खरीद लीजिए, दोनों यहां से मिलेंगे। इसके अलावा जो मेरे वीडियोस हैं सीबीसीएस सिलेबस के, उसको एक बार ब्राउज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके पीडीएफ भी अवेलेबल है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इन दोनों के अलावा, आप आराम से ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, इसी लेवल का आएगा, और आप बीएचयू रेट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बी हैप्पी, हेल्दी, सी यू अगेन विथ अनदर एमसीक्यू वीडियो। बाय।